निजीकरण, हर क्षेत्र का निजीकरण, चाहे वो हवाई अड्डों की निजीकरण की बात की जाए या फिर रेल विभाग की बात की जाए या फिर रोडवेज विभाग की बात की जाए, हर क्षेत्र का सरकार निजीकरण कर रही है। और अब बारी आ चुकी है बैंकों की। जी हाँ, 2 बैंकों का निजीकरण करने की बात इस बार बजट के अंदर निर्मला सीतारमण ने कह दी है और उसके बाद बैंक कर्मचारी हड़ताल के ऊपर उतर आए हैं। सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान कर दिया था। उसके बाद बहुत ज्यादा संख्या के अंदर लेन देन प्रभावित हुआ है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि जिस समय सरकार को सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जरूरत थी, उस समय सरकार बिल्कुल उल्टे रास्ते पर चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इससे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले बजट में ही हो चुका था। सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कौन से बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी या फिर कुछ हिस्सा बेचने वाली है, लेकिन ऐसी चर्चाएं जोरों पर है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम दिए जा रहे हैं। इन नामों की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन बैंकों के लगभग 1,30,000 कर्मचारियों में इन चर्चाओं से खलबली मची हुई है। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। आरोप था कि ये बैंक देश के सभी हिस्सों को आगे बढ़ाने की अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और सिर्फ अपने मालिक सेठों की हाथ की कठपुतलियां बने हुए हैं। इस फैसले को ही बैंक राष्ट्रीयकरण की शुरुआत माना जाता है। हालांकि इससे पहले 1955 में सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने हाथों में ले चुकी थी और इसके बाद 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन बैंक राष्ट्रीयकरण के 52 साल बाद अब इस चक्र को उल्टी दिशा में घुमा रही है। दरअसल 1951 के आर्थिक सुधारों के बाद से ही ये बात बार बार कही जा रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। साफ है कि सरकार सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर निजीकरण यानी कि सरकारी कंपनियों को बेचने का काम जोर शोर से करने जा रही है। ये सरकार तो यहाँ तक कह चुकी है कि अब वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यानी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टरों में भी कंपनियों को अपने पास रखने पर जोर नहीं देना चाहती। बैंकों के मामलों में एक बड़ी समस्या ये भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रही जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर माफी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ती है तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ता है। राष्ट्रीयकरण के बाद कई तरह के सुधार और सरकार की तरफ से पूंजी डाले जाने के बाद भी इन सरकारी बैंकों की समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मुकाबले वो पिछड़ते दिखाई दिए। पिछले 3 सालों में ही सरकार बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाल चुकी है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई है। अब सरकार की मंशा साफ है। वो एक लंबी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों की गिनती कम करके 28 से 12 तक पहुंचा दी गई है। इनको भी और तेजी से घटाना चाह रही है सरकार। कुछ कमजोर बैंकों को कुछ बड़े बैंकों के साथ मिला दिया जाएगा और बाकी बचे हुए बैंकों को बेच दिया जाएगा। यही फॉर्मूला है। इससे सरकार को बैंकों में पूंजी डालकर उनकी सेहत सुधारने से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि सरकार सीधे तौर पर अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ रही है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी का कहना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक राजनीतिक फैसला था, इसलिए इनके निजीकरण का फैसला भी राजनीति को ही करना होगा। लगता है कि अब राजनीति ने फैसला कर लिया है। भारत में निजी और सरकारी बैंकों की तरक्की की रफ्तार का मुकाबला करें तो साफ दिखता है कि निजी बैंकों ने करीब करीब हर मोर्चे पर सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ रखा है। इसकी वजह इन बैंकों के भीतर भी देखी जा सकती है। इसमें सिर्फ कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि सरकार का भी पूर्ण रूप से हाथ होता है और इन बैंकों के साथ सरकार के रिश्तों में भी इस तरीके की नोकझोंक दिखाई देती है।
और ये साफ है कि बैंकों के निजीकरण से तकलीफ तो होगी, फिर इन बैंकों को अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस तर्क को पूरी तरह से बेबुनियाद मानते हैं। उनका कहना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय ही साफ था कि प्राइवेट बैंक देश हित की नहीं बल्कि अपने मालिक के हित की परवाह करते हैं, और ये गलत भी नहीं है। इसलिए ये फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की गड़बड़ियां सामने आई, उससे ये तर्क भी कमजोर पड़ता है कि निजी बैंकों में बेहतर काम होता है। और ये भी सच है कि जब कोई भी बैंक पूरी तरह से डूबने की हालत में पहुंच जाता है, तब सरकार को ही उसे आगे आकर बचाना पड़ता है, और फिर ये जिम्मेदारी किसी न किसी सरकारी बैंक के मत्थे ही मढ़ी जाती है। बैंक यूनियनों ने निजीकरण के फैसले के खिलाफ लंबे प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाया हुआ है। उनका ये भी आरोप है कि डूबे कर्जों की वसूली के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की जगह आईबीसी जैसे कानून बनाना भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें आखिरकार सरकारी बैंकों को अपने कर्ज पर हेयर कट लेने यानी मूल से भी कम रकम लेकर मामला खत्म करके राजी होना पड़ता है। हड़ताल के चलते बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने के अलावा खासकर चेक की क्लियरिंग और नए खाते खोलने का काम, ड्राफ्ट बनवाना और लोन की कार्रवाई जैसे कामों पर असर पड़ता है। हालांकि एटीएम चलते रहते हैं, लेकिन अगर फिलहाल की ही बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से एटीएमों में पैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिसार में भी ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज आपको दिखाई गई थी, जिसके अंदर कुछ एटीएम्स के अंदर पैसे खत्म हो चुके थे। हालांकि लेन देन भी काफी प्रभावित हुआ है। स्टेट बैंक का कहना है कि उनकी शाखाओं में काम चलता रहे, इसके इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी हड़ताल का असर तो दिख ही जाता है। आपको क्या लगता है कि सरकार बैंकों का निजीकरण करके सही फैसला ले रही है या फिर गलत फैसला ले रही है? हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताएं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।